DAP, पोटास, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, SSP यूज़ करते हैं, SSP। अभी 24-24-0, 24-24-0 और वाटर सॉल्युबल में यूज़ करते हैं, ड्रिप है, ज़्यादा देखी मैंने, 12-61-0-52-34। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट 12-61-0-0-52-34 यूज़ करते हैं, 0050, 13-0-45। इन ग्रेडों का खाद हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये ग्रेड का खाद खेत में जाकर क्या करता है और हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, ये आप लोगों को पता होगा, फिर आप इतना कर रहे हो तो हंस क्यों रहे हो? मालूम नहीं, यूज़ कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला ये बन गया आएगा बोलेगा वो फर्टिलाइजर वाला आकर जो बोलेगा वो हम यूज़ करेंगे, है? ये डालो तो ज़्यादा उत्पादन होगा। हाँ, ऐसा देखा आप लोगों ने, ज़्यादा उत्पादन। कंपनी वाले की शेड्यूल दे देते हैं। कंपनी वाले का एक शेड्यूल आता है, जो एक फिक्स्ड उन्होंने ऐसा पर्चा बना के रखा है, कंपनी का नाम नहीं दिखना चाहिए, पर्चा बना के रखा है जो हर किसान के लिए फिक्स्ड अप्लीकेबल है। किसी की पीली मिट्टी है उसके लिए भी वही पर्चा है, किसी की काली मिट्टी है उसके लिए भी वही पर्चा है, कि अलग अलग आता है। किसी का कुएं का पानी है तो भी वही पर्चा है, किसी का बोरवेल का पानी है तो भी वही पर्चा है, किसी का नदी का पानी है तो भी वही पर्चा है, किसी ने 4 फीट पे ड्रिप डालकर लगाया तो भी वही पर्चा है, किसी ने 4.5 का ड्रिप है तो भी वही पर्चा है, किसी ने बराबर में ढाल बनाकर पानी दिया तो भी वही पर्चा है, किसी ने बेड बनाकर ड्रिप डाली तो भी वही पर्चा है। पर्चा बदला? किसान 50 है अलग अलग, और वो कंपनी वाले के पर्चे कम से कम 2 लाख बनते होंगे। कंपनी का टारगेट कैसा रहता है पता है? कंपनी 50 जिले कवर करना है, 2 लाख किसान तक पहुंचना है, तो 2000 किसान माल खरीदेंगे और इतने में हम जी जाएंगे 1 महीने के लिए। ये फिक्स्ड टारगेट रहता है, क्योंकि दूसरी कंपनी भी तो है ना, वो भी तो एक फार्मूला करती है, तीसरी भी है, चौथी भी है, तो सबके 2-2 लाख पर्चे बनेंगे। पर्चा एक जैसा रहेगा, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, छोटा आलू, बड़ा आलू, ड्रिप 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, फ्लड की खेती, बेड की खेती, किसान अलग अलग है, पर्चा एक है। इसलिए उत्पादन गड़बड़ है। एक्चुअल होना क्या चाहिए? सॉइल एनालिसिस के बाद किसने कितना बीज लगाया, किसकी ड्रिप कितने फीट पर है, पानी का पीएच क्या है, पानी का TDS क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी का कार्बन प्रतिशत क्या है, मिट्टी में EC परसेंटेज क्या है। ये छोटे से फॉर्मुलेशन है, इनको ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा। अभी ये जो खाद है, मैं इससे ही आपको समझाता हूं कि आलू जो मार्केट में जाता है उसके अंदर क्या है। कभी पता किया है? आलू मार्केट में जो गया आपके यहां से 100 क्विंटल, उदाहरण में दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, 100 क्विंटल में क्या है? 70% पानी है। आलू जो मार्केट में गया उसको चिप्स करके सुखा दो, वज़न में फ़र्क आएगा तुमको। जो आज पूरा आलू आपने दिया 1 किलो, अब उसको कट करो, पूरा भरा का भरा तो सूखेगा नहीं, उसको चिप्स बनाओ, फैला दो, सुखा दो, तो ये 1 किलो कितना बनेगा? 300 ग्राम के ऊपर नीचे बनता है एवरेज, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो 70% है उसके अंदर पानी, 22% है बायोमास। कितना हुआ? कितना हुआ? 92%। हाँ, अभी बचा कितना? 8%। ये क्या है? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम। ये जो फर्टिलाइजर है ये 8% है।
मतलब आलू को आपको अच्छा पकाना है तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? जो 70% उत्पादन देगा, पानी प्रबंधन। जो 22% उत्पादन देगा वो है बायोमास। तो बायोमास किससे बनता है? सूर्य देवता जो अपनी रोशनी बिखेरते हैं, पत्ते जो उस रोशनी को ग्रहण करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस से जो एब्जर्व होता है और वो अपनी बॉडी से उतार कर नीचे जड़ों में फैलाते हैं, जो आलू का बोल, साइज, फूल सब बनाते हैं, वो 22% है बायोमास बॉडी। ये आता है आपके ग्राफ से कि आपने डिस्टेंस क्या लिया, एक पत्ता दूसरे पत्ते के ओवरलैप हो रहा है या साइड में है, सूर्य की रोशनी अच्छी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है हर पत्ते पर। आलू की ब्रांच, उसमें फिर टहनियाँ, उसमें पत्ते, इस आलू की ब्रांच, टहनियाँ, पत्ते ये ओवरलैप हो रहे हैं या साइड में जा रही है। कॉन्सेप्ट पकड़ने की चेष्टा करो थोड़ा सा। ओवरलैप मतलब ये अभी सूर्य की रोशनी नहीं ले रहा है, दोनों सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, मतलब आपका बटाटा का साइज बड़ा बनेगा या संख्या ज़्यादा आएगी। आपने जो वैरायटी ली होगी उसके हिसाब से, कोई सी वैरायटी जिसका साइज बड़ा बनता है, कोई सी वैरायटी जिसकी संख्या ज़्यादा बनती है, साइज एक एवरेज बनता है। तो जो भी आपने वैरायटी ली हो, अगर एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो जो धूप में पत्ता है वो फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा, जो छांव में पत्ता है वो फोटोसिंथेसिस कम करेगा। इसमें रोग, कीट, पतंग, तुड़तुड़ा, मक्खी, महुआ, फंगस ज्यादा लगेगी। आपको इस पत्ते के लिए स्प्रे ज्यादा करना पड़ेगा, इस पत्ते में स्प्रे कम होगा, आपको इसमें बीमारियां कम मिलेगी। जैसे ही हटाकर देखोगे इसमें बीमारियां ज्यादा मिलेगी, ये पंगु रहेगा, ये हार्डनिंग नहीं रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है आलू लगाने का वो ऐसे होना चाहिए, सराउंड ग्राफ, ना कि ओवरलैप, जिससे 22% का वजन बढ़ेगा। पानी प्रबंधन आपका इस तरीके से होना चाहिए जो मैंने बतलाया आपको, कि जब आप पानी दो तो 25% हवा, 25% पानी उस जड़ों के पास रहना चाहिए। ये 70% का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। करना कैसे है वो हमारी फील्ड किस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, मैं उस पर आऊंगा। बट वजन कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, सूर्य देवता से और पानी प्रबंधन से। हम वजन ढूंढ रहे हैं यहाँ से। ये आपकी प्रतिदिन मिट्टी को कड़क कर रहा है, विकल्प नहीं है। इस बार हमने 2 DAP डाला, जितना उत्पादन आया, अगली बार 2.25 DAP डालोगे तो उतना आएगा, वरना कम आएगा। इस बार हमारा pH 7.1 था तो शायद अगली बार 7.2 आएगा। मिट्टी की जांच करा कर देखो, पता चलेगा। उसका कारण मैं बतलाता हूँ आगे। तो हमें ध्यान किस पर देना है? इन 2 चीज़ों पर, जिससे 92% उत्पादन का इफेक्ट आता है। मैंने आलू में कम काम किया है, मैंने काम किया है अदरक में, हल्दी में बहुत ज़्यादा। लगभग सिमिलर है आलू के कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। और मैं जब इतना कैलकुलेशन बता पा रहा हूँ आपको कि 1 एकड़ में आपने 5200 दाने लगाए हैं, तो शायद मैंने आलू को थोड़ा बहुत समझा है। ठीक है, इसलिए मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। अदरक हमने सॉइल लेस भी पकाया है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं, हमने नाडेप बनाए, क्यारियाँ बनाई, उसमें कोकोपीट रखा जो अदरक को फैलने दे। उसमें हमने सारे रेडी फूड दिए, ड्रिप इरिगेशन से किया, और 2.5 3 किलो का छत्ता हमने बनाया अदरक का। मैं इसलिए इतना आपको बता पा रहा हूँ कि ये 2 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, वाटर मैनेजमेंट और सूर्य की रोशनी पर। ये ध्यान सेकेंडरी है, बट इसको रखना पड़ेगा साथ में, अवॉइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आज से 1 गाय पाल लो और कल से गाय आधारित खेती करो, इसका मतलब ये नहीं है। बट गाय भूमिका बहुत बड़ी देगी। अगर गाय को आपने हटा दिया तो आपकी खेती बंजर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि हम किसान करते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक सुन करके हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हर एक के घर के बाहर पीछे बाड़े में गिलकी, भिंडी, टिंडी कुछ लगा होगा, गुड़, गोबर, गोमातिर से, लेकिन खेत में DAP, यूरिया, पोटास ही चलता है। किसके किसके यहाँ लगा है घर के बाहर खेत गांव में? ऑर्गेनिक घर के लिए, खाने के लिए मिर्ची, भिंडी है, सबके यहाँ है ना। हाँ, बट हम खेत में जहर उगा करके मार्केट को परोसेंगे, और हमारी मजबूरी, हम चाहते नहीं है। तो उसको चेंज कैसा करें और आलू को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाएं? केला में आपको 1 घंटे में बता दूंगा, आलू से 4 गुना ज़्यादा पैसा है केले में।
वो मेरे को पता है, वो आपको लास्ट में 1 घंटे में बतला दूंगा। पर आपका जो आलू पका रहे हो वो कैसे अच्छा पकाओ, वो भी मायने रखता है ना। इस पर समझ में आ रहा है मेरी चर्चा। तो जो आपने डीएपी किया, बातचीत करोगे मुझे लगेगा मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। सिंगल कम्युनिकेशन नहीं है। जो आपने बोला डीएपी, उदाहरण दे रहा हूं, 1 एकड़ कितना डीएपी डाल रहे हैं आप लोग आलू में? 3 से 4 बैग। कोई 3 बैग, कोई 4 बैग। 2 बैग वाला है कोई? बीपीएल कार्ड वाला, गरीबी रेखा से नीचे। 2 बैग मतलब गरीब किसान हो गया, उसके पास पैसा कम है बेचारे के पास, वो अभी बोलने में भी शर्माएगा। 4 बैग वाला कौन है? रहीश ज्यादा। सॉरी, मेरी थोड़ी शैली में वैसे प्रकट कर रहा हूं ताकि आप लिंक हो। उदाहरण के लिए 3 बैग हम पकड़ते हैं, कोई 2 डालता है, कोई 4 डालता है, मतलब आपने डाला 150 kg, है ना। एक भाई कैलकुलेटर निकाल के बैठो, मैं कुछ कैलकुलेशन कराऊंगा आपसे। मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करो। अभी 4.5 बाय 8 इंच बाय 2 लाइन ऐसा लगाया आपने, उदाहरण के लिए 4.5 8 2 लाइन, तो लगभग 5000 दाने आपके 1 एकड़ पर सीड बॉल गए। मतलब 5000 पौधे आपको मिलेंगे अगर एक भी गैप फिलिंग नहीं हुआ तो, मर नहीं आई तो, वरना आपको 4500 तो मिलने ही वाले हैं। एवरेजन कोई मर हो गई, कुछ आगे पीछे हो गया, छोटा बड़ा हो गया, तो 4500 पौधे आपको मिलने वाले हैं पूरे 1 एकड़ के खेत में। ठीक है, जिसमें हम 150 kg डीएपी डाल रहे हैं। अभी डीएपी काम कैसे करता है? डीएपी में जो पी है ये फास्फोरस है, 18% नाइट्रोजन है, 46% फास्फोरस और पोटेशियम 0 है। मैं एक खाद का उदाहरण ले रहा हूं, इससे आप अपन जो खाद डाल रहे हो उसको लिंकिंग करके समझना कि हम जो खाद डालते हैं वो खेत में जाकर कैसे काम करता है और क्या काम करता है। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, ये डुअल वैलेंसी है, 2 तरह का इसमें इफेक्ट आएगा। अभी जो हम 1261 जो ड्रिप से देते हैं वो मोनो अमोनियम फास्फेट है, सिंगल वैलेंसी है। तो जब जब आप डीएपी उपयोग करोगे वो 1261 से ज्यादा काम करेगा अगर पूर्ण लगा दिया तो। कंडीशन अप्लाई, लास्ट वाली बात ध्यान रखना, 1261 सिंगल वैलेंसी है। अगर हमने डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी को पूर्ण 100% लगा दिया तो इससे डबल काम करता है वो, बट महंगा ये मिलता है, हमें विश्वास इस पे है ना। इसके पर्चे ज्यादा बटे हैं, ये आसानी से दुकान पे मिलता है, घुलकर ड्रिप से जल्दी चले जाता है। डीएपी घुलकर जाता नहीं है, इसके पर्चे कोई बांटता नहीं है, ये सब्सिडी में मिलता है, कभी कभी लाइन में लगकर लेना पड़ता है। तो इसको हमें पता भी नहीं है कि 100% कैसे लगवाना है। अगर इसको लगा दिया तो आप मोनो अमोनियम फास्फेट से ज्यादा काम करेगा। ये डुअल वैलेंसी है, ये सिंगल वैलेंसी है, बट ये कार्य कैसे करता है? 46% फास्फोरस, 3 बैग डीएपी, तो 46 ऐसा आएगा ना प्रतिशत, और एक आता है 50 किलो का, तो कितना आया? 23 किलो एक बैग में। हाँ, तो 150 kg डीएपी में कितना आया? बराबर है, हाँ, 69 kg डीएपी 1 एकड़ में हमने दिया, और आलू हमें चाहिए 150 क्विंटल से ज्यादा। हमारा टारगेट 150 से ज्यादा और हमारा बजट 69 kg उसको पहुंचाना। अभी ये हमारे पास देने का काम है, हमारे पास पैसा है, मजदूर है, ट्रैक्टर है, सोसाइटी से डीएपी उठा के ले आए, हमने खेत में डाल दिया। उस डीएपी को खाना उस आलू का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने हमारा काम कर दिया डालने तक का। हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है अप्लाई करने तक की। ऐसे पकड़ के खिला सकते हो क्या? वो खाना नहीं खाना उसके मन में है, वो कब खाएगा उसकी कुछ कंडीशन है। आलू कब खाएगा खाना,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपकी मिट्टी का पीएच 6 से 6.5 तक होना चाहिए। पहली शर्त, पीएच क्या होना चाहिए? हेलो, 6.5 के आगे पीछे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वहां का बायोमास कार्बन 1+5 तक होगा तो अच्छे से खाएगा। परसेंट बायोमास कार्बन प्रतिशत 1 के ऊपर होना चाहिए, 5 तक हुआ तो बहुत अच्छा खाएगा। ईसी 1+ होना चाहिए। ये 3 कंडीशन कम से कम फुलफिल होगी तो आपने जो डीएपी डाला उसका 20% लेगा। हेलो, जितना डाला उसका 20% लेगा। आज डाला 90 दिन तक लेगा, 22 से 25 दिन बाद खाना चालू करेगा। ये उसकी कंडीशन है। आपके हाथ में है डीएपी खेत में डालना। अभी खेत के हाथ में है कि पौधे को खिलाना। तो एक तो स्वस्थ मिट्टी हो, दूसरा जीवंत मिट्टी होगी तो उस डीएपी को डाइल्यूट करेगी और पौधे को खिलाने लायक बनाएगी। और ईसी होगा तो डाइल्यूशन किया हुआ पौधा अपटेक करेगा, वरना वहीं पड़ा हुआ रहेगा। तो 6.5 पीएच, 1 से ज्यादा कार्बन और ईसी 1 के प्लस, 20% लगेगा 22 से 25 दिन में। आपने यूरिया का असर देखा है? आज डाला तो 2-3 दिन में हरा होगा, कलर बदलेगा, है ना, पौधे की हाइट बढ़ जाएगी। फास्फोरस का असर देखा है? एसएसपी का आज डाला, पता नहीं कब लगेगा। वो पता कैसे चलता है कि एक पूरे खेत में अगर कोई कोना डलना रह गया तो लास्ट में पता चलेगा कि यहां हमारी 1 बोरी एसएसपी कम डला, तो थोड़ा सा इसका वजन कम आ रहा है। तत्काल नहीं पता चलता, 20-25 दिन में नहीं पता चलता। तो फास्फोरस 20-22 दिन में लगना चालू होता है और धीरे 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 90 दिन तक लगता है। तो जो 90 दिन वाली फसलें हैं, मतलब हम बेड की तैयारी करने से पहले डाल दें। उपयोग कैसे करना है आपको फास्फोरस का? आप कैसे करते हो उपयोग फास्फोरस का? जमीन तैयार करते समय डालते हैं, फिर बेड बना देते हैं, बाद में फास्फोरस कभी देते हैं? ड्रिप से 1261 और 24-24-0, 24-24-0 दाने फेंकते होंगे, वो भी ड्रिप में देते हैं, और 1261-0 भी ड्रिप से घोल कर देते हैं। तो बीच बीच में हमें ऐसे लगता है कि इसको भूख लग रही होगी तो खाना खिला देते हैं, हाँ? जब हमें लगता है कि अब पौधे को शायद भूख लग रही होगी, ऐसा कभी पता चला है? वो बात करता है आपसे? समझ नहीं आ रहा क्या बोले? तो यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम डीप में अगर समझेंगे तो क्या पता चलता है? अभी मैं इसकी माइक्रो सर्जरी करता हूं थोड़ा सा, है ना, डीएपी की माइक्रो सर्जरी करते हैं। 22 से 25 दिन में लगेगा, 20% लगेगा, 90 दिन तक लगता रहेगा। कंडीशन है 6.5 पीएच, 1% प्लस बायोमास कार्बन और 1+ ईसी। तो ठीक है, अभी 4500 पौधे हैं और 69 kg फास्फोरस है, और हमें 150 क्विंटल के ऊपर उत्पादन लेना है। अभी कैलकुलेटर निकालो कोई मित्र। 69 डिवाइडेड बाय 4500, मोबाइल है किसी के पास? हाँ, 69 में भाग दो 4500 का। हाँ, 0.0, हाँ 15। हाँ, इसके आगे तो अब याद करके क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ही 3 हो गए। ये हुआ ग्राम, तो मिलीग्राम के भी अंदर चले गया। यहां तक आता तो 1 ग्राम होता, पॉइंट के बाद आया मिलीग्राम, और उसके बाद फिर क्या बोलेंगे मुझे तो पता नहीं है। वो सोना चांदी बेचते हैं, उनको पता है। बहुत छोटी सी टिकड़ी बनाते हैं। आज का रेट क्या चल रहा है? 70, 80, 10 ग्राम। वो अपने घर भाभी के कान के निकाल का ऐसा रखेंगे ना यहाँ पे, 10 ग्राम का उड़ जाएगा वो। जो 80,000 की कीमत रख रहा है 10 ग्राम,
उससे हमें पता चलता है सोने से कि 10 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम क्या होते हैं जब हम बनवाने जाते हैं। भाभियाँ बेटियाँ बोलती है हमें कि 5 ग्राम बढ़वा लो, तो अपन बजट देखते हैं कि 5 ग्राम बढ़ाने से कितना पैसा बढ़ेगा। तो ये जो है 0.015 1 ग्राम भी नहीं है। किसके लिए? एक पौधे को हम 1 ग्राम डीएपी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उससे कामना करते हैं कि वो हमें 10 किलो का चत्ता दे दे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अभी इसमें कंडीशन मैंने जोड़ी नहीं है। अभी ये 20% लगता है तो इसका मैंने तो 100% ले लिया, तब इतना लगेगा। अभी इसका 20% क्या होगा? 69 का 20% निकालो। 9 दूनू 18 और 6 दूनू 12 और 1 13, कितना हुआ? 13 किलो 800 ग्राम। अभी 13.8 डिवाइडेड बाय 4500 करो। एक्चुअल में तो इतना लगेगा, मैंने ज्यादा लगवा दिया आपको, सपने दिखा दिए थोड़े से। हाँ 0.003 0.00 अब 00 आ गया और 3 आ गया। यहां पर अगर हम पूरा लगवाएं तो 0.015 लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास 6.5 pH है, 1% कार्बन है और 1 EC है, तो 20% लगेगा, ये तो मुझे श्योर है। तो 20% लगने में 0.003 ग्राम लगेगा एक पौधे पर। समझ में आ रहा है? मिट्टी की जांच किसी ने करा रखी है? पीएच क्या है आपके खेत का? 6.30। आपके खेत का क्या है? भैया ने जो बताया ये? नहीं, एक और करा रखा ना किसी ने? हाँ मैंने अभी देखा 6.3 आपने अभी देखा, और किसी ने करा रखा है? हाँ, कितना पीएच? 6.37। बहुत अच्छा पीएच है आप लोगों के यहाँ का, बहुत शानदार है। मैं पहली बार किसी पाठशाला में 6 से 6.5 पीएच सुन रहा हूँ। 7 के ऊपर मैंने सुना है, 7.25 सुना है, 7.5 सुना है, बट आप लोग पीएच कराओ। ये कंडीशन है हमारी इस पीएच की। अगर हमारा मिट्टी कड़क हो रहा है, जैसे एक तो हम सॉइल टेस्ट करा करके पीएच पता कर सकते हैं, दूसरा हम नॉर्मल पीएच पता कर सकते हैं कि मेरी जमीन का पीएच क्या होगा। पलटी पलव करते हैं क्या आप लोग? मिट्टी पलटते हैं ना, एक तो वो गोल चक्रे से पलटते हैं, एक वो 2 कंगे आते हैं पीछे ट्रैक्टर के, वो पलटता है। और पलव, पलटी पलव, उसमें पलव करने के बाद में अगर आप देखोगे तो कुछ मिट्टी हाइट ले लेती है। जब पलटी पलव करते हैं ना तो ऐसे करके हाइट बढ़ जाती है, हैं? और जहां पलटी पलव नहीं है उसकी हाइट कम है, इसकी 4-5 इंच की हाइट बढ़ जाती है। आधे खेत में पलव हुआ, आधे में नहीं हुआ, तो ऐसे मिट्टी की हाइट बढ़ी हुई दिखेगी। तो जिस दिन पलव किया वो दिन छोड़ दो, खुद मिट्टी की जांच कैसे करो खेत में वो बतला रहा हूं। जिस दिन पलव किया उस दिन छोड़ दो, उसके 7 दिन बाद खेत में जाना है। जिसने एक बार भी डीएपी डाला है उसने जूते पहन के जाना है, जिसने एक बार भी डीएपी नहीं डाला वो चप्पल में जा सकता है। कारण बता रहा हूं मैं आगे। डीएपी जब जब डलती है 80% फिक्स होती है, और जब जब फिक्स होती है तो मिट्टी के पार्टिकल पे डीएपी फिक्स होती है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ में लेकर फिक्स होती है। तो वो एक ऐसा जटिल कॉम्बिनेशन बनाता है कड़क, और जिसको नमी में अगर हमने पकड़ा और ऐसे हाथ में मसला तो चिकट चिकट बनेगा हाथ में। आप मिट्टी को उठाकर, नमी वाली मिट्टी को उठाकर अपने अंगूठे और उंगली में से मसलोगे तो ये जो हमारे फिंगर की लाइनें हैं इसमें मिट्टी पूरी चिकट हो जाएगी, और ऐसा हम देखेंगे तो शाइनी दिखेगा, चिकनाई दिखेगी। तो हमारा फास्फोरस फिक्स हो रहा है। तो जब हम पलटी पलव करते हैं उस दिन हमें नापना है कि हाइट कितनी है। अगर ये 6 इंच की हाइट है बराबर में और पलव की हुई जगह की 6 इंच की, तो 7 दिन बाद जाएंगे तो ये आधी बैठी, पूरी बैठ गई, या वैसे के वैसे है। इससे आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी कड़क कितनी है, क्योंकि 7 दिन में एयर निकल गई, हवा के थपोड़े ने उसको पूरा ढीला किया, और पीएच अगर उसका नॉर्मल है तो वो अपने आप से सिकुड़ेगी। अगर ये 70% नीचे बैठता है,
इंच की बजाय 2-2.5 इंच का रहता है तो आपका पीएच अच्छा है, 6 6.5 है। अगर ये आधा बैठता है तो आपका पीएच है 7। अगर ये 25% बैठता है, 6 इंच हाइट थी और अभी 4 इंच 5 इंच बची है, थोड़ा सा केवल सिंक हुआ है, थोड़ा सा केवल ढेपा फंस रहा है, ढेपा टूटा नहीं, तो आपका पीएच 7.5 से 8 है। और जब हम 7 दिन बाद जाएंगे खेत में और उस ढेपे को किक मारेंगे, तो इसलिए मैंने बोला चप्पल पहन के नहीं, जूते पहन के जाना है। जब खेत के अंदर हम जाएंगे, पलव वाले ढेपे जो पड़े हुए रहेंगे, उसको 7 दिन बाद हमने किक मारा, तो वो अगर ढेपा फूट गया, पूरा बिखर गया, तो आपका 6.5 से 7 पीएच है। ढेपा वही है, टूटा नहीं, तो 7 से 7.25 पीएच है। ढेपा कड़क है और हमारी किक वापस आई, मतलब 8 पीएच है। ये सॉइल टेस्ट नहीं कराओ तो आप अपनी मिट्टी की जांच खुद खेत में कर सकते हो। जो ढेपा तोड़ने गए और उसने उल्टा हमको पुश किया रिटर्न, मतलब मिट्टी में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। हम जिस दिशा में खेती कर रहे हैं हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 20% है इसको ज़्यादा लगवाना पड़ेगा, तो हमें 1261 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हमें फॉस्फोरस ज़्यादा मिलेगा, तो हमारा आलू का साइज़ बड़ा होगा, तो हमारी मिट्टी ढीली रहेगी और वो जगह खोलती रहेगी, तो हमें वहाँ पर जीवंत बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी। समझ में आ रहा है क्या चीज़ काम कर रही है खेत में? ढीलापन, रेडी फास्फोरस। अभी 0.015 भी लगा तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, बट हमारा लग रहा क्या, 0.003 लग रहा है। और वो भी किसी ने दाने अगर सही टाइम पर नहीं डाले, मिट्टी में नहीं गए, तो जब फसल निकालते हैं उस समय डीएपी के दाने आपको बिखरे हुए दिखेंगे। ऐसा दिखता है कभी? सही टाइम पर नहीं मिट्टी के अंदर गए या वो कन्वर्ट नहीं हुए तो वो गोल दाने हमें दिखेंगे, और वहाँ कुछ थोड़ा सा एसिड रिलीज हुआ वो दिखेगा, वो जमीन ऐसी फुरफुर हुई दिखी होगी। वो जो फुरफुर है वो पहले टाइम तो दिख रही है, अगली बार वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लेकर के कॉम्पैक्ट होगी। मतलब अब आपका अगली बार डीएपी इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अगली बार डीएपी इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फास्फोरस काम करता है बोल, रूट, तना, मतलब आलू को बनाने में सबसे ज़्यादा काम फास्फोरस ही करेगा। तो आपका डीएपी का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा। और यही सबसे ज़्यादा जमीन को कड़क करता है। यही 25 के ट्रैक्टर को 45 पे लाया, 45 से 50-55 पे जा रहा है। अब 4 व्हील ट्रैक्टर आ रहे हैं क्योंकि जमीन टूट नहीं रही है। पहले कल्टीवेटर के पीछे लक्कड़ बंधा हुआ था, वो ढीला कर देता था, पूरे ढेपे को तोड़ देता था। अभी कल्टीवेटर, पहले तो पलव, फिर कल्टीवेटर, फिर रोटावेटर, अभी 3 स्टेप आ गई ना। जमीन की तैयारी कैसे करते हो? पलव, थोड़े दिन के बाद कल्टीवेटर, फिर उसके बाद रोटावेटर। रोटावेटर बना है हमारी जमीन को चिप्स में बांटने के लिए, ढीली करने के लिए नहीं। जो ढेपे का साइज है उसको तोड़ता है तो चिप्स करता है वो। हमें दिख रहा है कि हमने जमीन को भुरभुरी कर दी, जैसे ही एक पानी दोगे फिर से कॉम्पैक्ट होकर चिपक जाएगी। आप उस पानी दी हुई मिट्टी को उठा करके ऐसे हाथ में मलोगे तो चिकट चिकट लगेगा। हमें खेत की तैयारी बहुत अच्छी दिखती है कि मैंने आज 3 मशाकत करी, इस बार मेरा खेत ढीला हो गया, नरम हो गया है। पहले ही पानी में दूसरे पानी देते समय आप उसको छुओगे तो आपको चिकट चिकट मिलेगी। तो वो एक्चुअल में बायोडायनेमिक ढीली नहीं हुई है। एक हम बोलते हैं ना डिजिटल प्रोग्राम और एक फिजिकल प्रोग्राम। फेसबुक, इंस्टा पर हम डिजिटल दुनिया जी रहे हैं ना, वो रियलिटी में तो है नहीं। जिसने हंसते हुए फोटो खींचे उसके बाद में पता नहीं उसकी स्थिति क्या है, वो फेसबुक पे हंसती हुई फोटो है। है ना डिजिटल दुनिया। तो ये जो रोटावेटर, कल्टीवेटर जो है ये डिजिटल है। फिजिकल उस मिट्टी के अंदर अगर बैक्टीरिया कॉलोनी है, उसमें बायोमास कार्बन है, तो उसका मिट्टी का एक कण दूसरे कण से चिपकने के बीच में एक बायोमास कार्बन का कण होगा जो उसको पोरस बनाकर रखेगा। और उसमें जीवंतता है तो सॉइल में ब्रीदिंग चालू रहेगी। जीवंतता मतलब पीएसबी, कीएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर,
सभी तरह के बैक्टीरिया और कीट पतंग तुड़तुड़े महुआ मक्खी मच्छर ये सब उसमें जीवंत हैं, तो ब्रीदिंग जिंदा रहेगी, उसकी श्वसन क्रिया जिंदा रहेगी सॉइल की। सदगुरु का कभी एड देखा है आपने? जग्गी वासुदेव जी हैं कुछ समय पहले पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने कि मिट्टी को जिंदा रखो। आज भारत में अच्छे वो प्रवचन देते हैं, अध्यात्म के अलग लेवल पर हैं, और उन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भ्रमण किया कि सॉइल को जिंदा रखो वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों को गड़बड़ी होगी। इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि शायद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो इस लेवल का आदमी भी बोल रहा है कि सॉइल को जिंदा रखो। अभी पंजाब में अगर जाएंगे तो भटिंडा से बीकानेर तक एक कैंसर ट्रेन चलती है, किसी को पता है? अभी सिद्धू जो क्रिकेटर थे वो कैंसर की बातें कर रहे हैं काफ़ी सारी, आपने सुना होगा ना? हाँ, और अभी रिकवर कैसे हुए हैं वो? आयुर्वेदा और ये सब जो जड़ी बूटियाँ और नुस्खे लेकर के। एलोपैथिक से हुए रिपेयर? हम एलोपैथिक दे रहे हैं सॉइल को, डीएपी, यूरिया, पोटास। तो उसका फॉर्मेट क्या है? उस फॉर्मेट में हम जाएं या उसको कन्वर्ट करके खिलाएं। जैसे एसएसपी के बैग पर अगर आप पढ़ोगे तो P2O5 ऐसा मिलेगा। एसएसपी का बैग अगर पढ़ोगे तो P2O5 मिलेगा। पौधे को क्या चाहिए? P+। तो जब ये फर्टिलाइजर खेत में जाता है वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी इसको कन्वर्ट करती है, फिर पौधे को खिलाती है। तो हमने समझा कि सॉइल को स्वस्थ कैसे रखना और जीवंत कैसे रखना, इनमें दोनों में फर्क है। हमने समझा कि फर्टिलाइजर कैसे देना, ये एक तीसरा ही आयाम हो गया। इसका जीवंत रखना और स्वस्थ रखने से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ही फर्टिलाइजर जाता है बैक्टीरिया को मारता है। तो आपको डायरेक्ट फर्टिलाइजर देने की बजाय भट्टी खाद बना करके पहले खेत के बाहर खाद को डाइल्यूट करो, उसको 100% लगने लायक बनाओ, फिर खेत में डालो। मैं उस प्रक्रिया को लूंगा आगे, भट्टी खाद कैसे बनाएंगे। बट मोटी बात यह है कि पहले ही आप खेत के बाहर भट्टी खाद बनाओ। वो डीएपी के दाने, एसएसपी के दाने, 12-32-16 के दाने पहले तोड़ो, वो मिट्टी में विलय करो। एक बाहर नीचे प्लास्टिक ऊपर प्लास्टिक करके खाद को पूरा गर्म करके उसको मिट्टी में घोल लो, और वो जो घुला हुआ खाद है, मतलब फुडरा हुआ खाद है, उसको फिर खेत में एप्लीकेशन करो। जो आप खेत में बेड बनाने के पहले डीएपी डाल रहे हो, डायरेक्ट दाने डालने की बजाय आपको 1 एकड़ में 3 डीएपी डालना है तो भट्टी खाद 3 डीएपी का बनाओ। वो भट्टी खाद बना हुआ खेत में फेंको, फिर उसके बाद में बेड बनाओ। तो भट्टी खाद के साथ में आप बायोमास कार्बन भी भेजोगे जो उस मिट्टी के पार्टिकल पर काम करेगा। तो फर्टिलाइजर डायरेक्ट देने की बजाय उसको डाइल्यूट करके देना है। एक दूसरा, वाटर सॉल्युबल की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बीच बीच में चला रहे हैं तो जो पोटाश है उसको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके पोटेशियम सल्फेट बनाया जाता है। जो डीएपी है उसको फास्फोरिक ट्रीट करके 1261 से ज़्यादा अच्छे लगने वाला खाद बनाया जाता है। उसको आप ड्रिप से घोलकर डीएपी को भी दे सकते हो, पोटाश को भी दे सकते हो। मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये प्रक्रिया है खाद लगने की। कम से कम यहाँ पर हम चेंज करें, देखने की दृष्टि बदलें कि किस तरीके से हम फर्टिगेशन करें। यहाँ तक समझ में आया क्या?